अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। अब सैटेलाइट्स किन को बोला जाता है और किस तरह के हमारे पास कौन कौन से यूजुअली हम लोग ऑर्बिट्स को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो सैटेलाइट की वो डेफिनेशन आपको दे रहा है। कहते हैं सैटेलाइट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करती है ग्रेविटी की वजह से। अब इसमें हर चीज़ आ जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सन के अराउंड हमारे पास है अर्थ रिवॉल्व करती है। अगर सेंटर में सन है तो उसके सराउंडिंग में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ भी फिर क्या हुआ, हमारे पास सेटेलाइट हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करती है उसको सेटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर अर्थ सेंटर में है तो हमें पता है कि इसके सराउंडिंग में मून रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर मून भी क्या हुआ, वो भी हमारे पास सेटेलाइट की फॉर्म में हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्बिट करती है ग्रेविटी की वजह से, अब यहाँ पे ग्रेविटी होती है ना, अर्थ ग्रेविटी की वजह से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। इसी तरह से मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड की वजह से मूव कर रहा होता है, वो भी ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा होता है। तो इस तरह के जो नेचर के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक ये अर्थ मैंने आपसे कहा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये भी हमारे पास सेटेलाइट है। मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो भी सेटेलाइट है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको नाम देते हैं नेचुरल सेटेलाइट्स के। तो यहाँ पे नेचुरल सेटेलाइट्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन गिवन है, कहते हैं एनी नेचुरल बॉडी ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स, कि इनके दरमियान इनके सराउंडिंग में जब वो रिवॉल्व करती है, किसकी वजह से, ग्रेटर ग्रेविटी की वजह से। जो ग्रेविटी है वो डोमिनेट करती है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से, तो उनको हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स का। अब अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स ही होते हैं लेकिन ये हैवी प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। माइनर प्लैनेट्स होते हैं जिनके थोड़े से लाइटर वेट होते हैं, मैस उनका थोड़ा सा कम होता है। तो कोई से भी प्लैनेट्स जो है कि कोई ऑब्जेक्ट जो दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करें या फिर ड्वार्फ प्लैनेट्स के, मतलब जो मैसिव प्लैनेट्स होते हैं जो ये बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करें या माइनर प्लैनेट्स के रिवॉल्व करें लेकिन बेसिकली ग्रेविटी की वजह से, तो सबको नाम देंगे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट्स का। कहते हैं 6 ऑफ द मेजर प्लैनेट्स प्रोसेस नेचुरल सैटेलाइट्स। कहते हैं जो मेजर हमारे पास 6 प्लैनेट्स होते हैं उनके अपने नेचुरल प्लैनेट सैटेलाइट्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है मून्स का। अब मून्स बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बच्चे सैटेलाइट्स ही हैं। ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो 6 मेजर प्लैनेट्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास ना, ये हमारे पास बच्चे मेजर 6 प्लैनेट्स होते हैं। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और इनके इर्द गिर्द ना ये डिफरेंट जो है ना क्या नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इन मेजर 6 प्लैनेट्स के अराउंड ये जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सैटेलाइट्स, इनको नाम दिया जाता है मून्स ऑफ, ठीक है, मून्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पूरे सोलर सिस्टम के डिफरेंट मून्स हैं जिसमें वो बात कर रहा है कि 6 मेजर प्लैनेट्स के अराउंड, 6 मेजर प्लैनेट्स के अराउंड डिफरेंट नेचुरली सैटेलाइट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली सैटेलाइट्स का मतलब है कि डिफरेंट हमारे पास नेचर में ऐसे कह लें कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इनके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक हमारी अर्थ है, उसके अराउंड जो है हमारे पास मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है मोस्ट कॉमनली। तो ये हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास है इन सबको नाम क्या दिया जाता है, इनको ओवरऑल मून कहा जाता है, ठीक है। ये छोटी सी मून की डेफिनेशन भी आ जाती है कि किन सैटेलाइट्स को मून कहा जाता है, कि जो 6 मेजर सैटेलाइट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन सैटेलाइट्स को मून का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ना बेसिकली बच्चे कहते हैं बेसिक अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें। पहले हमने बात की थी नेचुरल सैटेलाइट्स की। नेचुरल सैटेलाइट्स का कहा था जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ये नेचर में ही है ना कि अर्थ हमारे पास सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब कहते हैं सारे के सारे नेचर तो नहीं, कुछ हमारे पास जो होते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो वो इंसान जो है वो भेजता है खला में। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो मैन मेड होते हैं, जो हमने खुद अर्थ के अराउंड या किसी दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड जो है रिवॉल्व करने के लिए भेजे होते हैं, उनको नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल का मतलब ही है जो हमने खुद बनाए हो, ठीक है। और उन सैटेलाइट्स को हम लोग खुद भेजते हैं ताकि वो रिवॉल्व करे अर्थ के अराउंड या दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड, ठीक है। और उन सैटेलाइट से कहते हैं हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतर जो इन्फॉर्मेशन की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है वेदर की आ जाती है। इसके अलावा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसके लिए सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। इसी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह के लिए और साइंटिफिक रिसर्च अगर हमने करनी है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ज़मीन का, हम लोगों ने साइंटिफिक देख रहे होते हैं कि ज़मीन के कहाँ किस हिस्से में कोई टाइम के साथ साथ कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही उसकी डेंसिटी में, मैथ में, तो वो सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए भी भेजा जाता है। तो डिफरेंट वेरियस पर्पस के लिए हम लोग जो है ना
थाउजेंड ऑफ सेटेलाइट्स जो वो भेजे जाते हैं। कहते हैं जो सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट भेजा गया था वो 1957 में भेजा गया था, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। अब कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हम लोग बेसिकली डिफरेंट सेटेलाइट्स को भेजते हैं डिफरेंट आर्बिट्स में रिवॉल्व करने के लिए। अब कहते हैं ये ना हमारे पास फिगर में गिवन है, डिफरेंट आर्बिट्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, अर्थ है, अर्थ के अब डिफरेंट ना हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्स है जिनमें सेटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वाला जो है वो हमारे पास सेटेलाइट, इसको प्लेन ऑफ इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर होता है क्या, हमारा ये फॉर एग्जाम्पल अर्थ है ना, जो इसके सेंटर से गुजर रहा होता है ना जीरो अल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब हाइट नहीं होनी चाहिए, सेंटर में से जो लाइन गुजरती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये बेसिकली इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलहदा कर रहा होता है। तो जो इसके अलॉन्ग, इसके इक्वेटर के अलॉन्ग हमारे पास कह लें आर्बिट होगा, उसको नाम देंगे प्लेन ऑफ इक्वेटर। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है इंक्लाइन प्लेन, ये जो टिल्टेड था थोड़ा सा हमारे पास आर्बिट होगा, इसको इंक्लाइंड आर्बिट बोलेंगे। और ये जो हमारे पास उसके पोल्स में से साउथ पोल नॉर्थ पोल में से गुजरा होगा, ये भी मैंने आपको दिखाया भी है, लाइक मतलब जो इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल को कवर करेगा वो हमारे पास इसका क्या होगा, पोलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास ये वाला थर्ड वाला ऑर्बिट है जो इसके साउथ और नॉर्थ पोल को कवर करेगा, पोलर ऑर्बिट होगा। और जो लास्ट वाला फोर वाला ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। जियो स्टेशनरी को अगर हम डिटेल में भी देखेंगे, जियो का मतलब होता है जो ज़मीन के लिहाज से स्टेशनरी हो, मतलब इसमें जो सेटेलाइट मूव कर रहा होगा वो ऐसा लगेगा अर्थ के हिसाब से कि हमें मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, हर पॉइंट में वो सेम जगह पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये डिटेल में आगे फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और उनके नेम्स हैं। ठीक है, कि हमारे पास इक्वेटर ऑर्बिट कौन सा है, पोलर कौन सा है, और इंक्लाइन कौन सा है, जियो स्टेशनरी कौन सा है, तो उनकी शेप्स आपको दिखाई हुई हैं। तो इस तरह के सेटेलाइट्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग खुद कह लें बेच रहे होते हैं ताकि वो रिवॉल्व कर सके अराउंड द अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट्स, उनके सेटेलाइट्स को हमने कहा कि हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स का नाम देते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको वेदर इंफॉर्मेशन के लिए भी। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो ज़मीन से ये जो सेटेलाइट्स हैं इनको किस तरह से भेजा जाता है कि वो ऑर्बिट्स कर सके अराउंड द अर्थ, ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व कर सके। अब ये क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कि अगर कोई सेटेलाइट जो है वो ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो कहते हैं यहाँ पे इसको किसी इंजन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती मूव करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्व किसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली कर रहा होता है, ये रिवॉल्व कर रहा होता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से वो इसको कह लें रिवॉल्व कॉन्टीन्यूसली करता रहता है। इसको किसी किस्म की यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की या इंजन की या पेट्रोल वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ग्रेविटी की वजह से कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। और डिफरेंट तरह के सेटेलाइट्स होते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट कह लें कि यूजफुल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स है, वेदर सेटेलाइट्स है, नेविगेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपने डिफरेंट पता करना हो, जैसे मैप हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं लाहौर में अगर ये घर है तो किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, तो वो जो लोकेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो नेविगेशन सेटेलाइट्स के जरिए होते हैं। तो डिफरेंट सेटेलाइट्स होते हैं। अब अगेन वही क्वेश्चन के हमारे पास इन सेटेलाइट्स जो है वो ज़मीन के अराउंड जो है वो किस तरह से हम लोग उनको भेजते हैं कि वो रिवॉल्व कर सकें। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ज़मीन है, अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के सरफेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके ना एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए उस पर्टिकुलर कह लें सेटेलाइट को ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं और उस पर्टिकुलर सेटेलाइट को मूव करवाते हैं हॉरिजॉन्टली। अगर तो फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब उसको ज़्यादा हम लोग रॉकेट के जरिए ज़्यादा इनिशियली उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दे सकेंगे, मतलब वो इनफ नहीं होगी कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सके, तो उसकी वेलोसिटी कम होती होती ऐसा ऐसा वो ज़मीन के ऊपर वापस आ जाएगा, गिर जाएगा ज़मीन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँ, ठीक है, हाई स्पीड कर दूँ हॉरिजॉन्टल, तो वो इतनी होती है कि हमारे पास वो स्ट्रेट हम उसको मूव करवाते हैं, स्ट्रेट मूव जाने की बजाय ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा बेंड होती है वो सर्कल में मूव कर जाता है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी में रिक्वायर्ड होती है किसी भी सेटेलाइट को सर्कुलर में मूव करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको दे देती हूँ हॉरिजॉन्टल इनिशियली रॉकेट के जरिए उसको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ उसको लॉन्च करवा देती हूँ, तो उसको बेंड करवाते करवाते ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर इनवर्ट फोर्स लगेगी ना टुवर्ड्स द सेंटर, तो बेंड होते होते भी हमारे पास टाइम लगेगा। तो इस तरह से उसका जो पाथ है ना वो हमारे पास लार्जर पाथ बन जाएगा, जिसको हम बात करेंगे कि हमारे पास जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं होगा, लाइक इस तरह का एलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है, अब एलिप्टिकल पाथ है तो ये तो ज़मीन से बहुत दूर नहीं हो गया, तो एलिप्टिकल पाथ को ग्रेविटी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमने पढ़ा हुआ है कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का न्यूटन्स लगा अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये हमने पढ़ा हुआ है, कैपिटल जी होता है, स्मॉल एम मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का मैस, एक अर्थ का मैस हो जाएगा, एक सेटेलाइट का जिसको हम लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, और हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। अब अगर ये मेरे पास इलिप्टिकल पाथ है तो ये तो हमारे पास ज़मीन से बहुत दूर हो जाएगा, तो उसको ग्रेविटी मिल ही नहीं सकती, तो वो हमारे पास इलिप्टिकल पाथ में मूव नहीं कर सकता, वो अवे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग यहाँ पे इनिशियली उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए। अगर बहुत कम होगी तो हमारे पास क्या होगा कि वो ज़मीन के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलिप्टिकल पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से वो ज़मीन से दूर हो जाएगा और उसको इनफ ग्रेविटी मिल ही नहीं पाएगी। तो अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट
अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व कर सके, ऑर्बिट कर सके वो। तो यहाँ पे इस पैसेज में वो यहाँ पे यही बात करें कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को किस तरह से भेजते हैं। कहते हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करवाया जाता है बाय मूविंग इट टू हाई आल्टीट्यूड, और फिर उसको टेंजेंशियल मतलब उसको पहले किसी पर्टिकुलर सोर्स के जरिए हाई आल्टीट्यूड के ऊपर ले जाके उसको कह लें कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है। अब यहाँ पे किस तरह से ऊपर लेके जाया जाता है, या तो स्पेसक्राफ्ट के जरिए लेके जाया जाता है या फिर रॉकेट्स के जरिए। वहाँ पे ऊपर ले जाके उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा लो होगी तो वो वापस कोलैप्स कर जाएगा, वो सर्कुलर मोशन में जा ही नहीं सकेगा। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो उसको अपनी तरफ प्रोटेक्ट कर लेगी और बिल्कुल ये ज़मीन के ऊपर वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्पीड उसकी बढ़ा देंगे, मतलब थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो हमारे पास पाथ क्या होगा, वो टिल्ट होते हुए टाइम लेगा, तो वो एलिप्टिकल पाथ होगा, वो ज़मीन से बहुत दूर हो जाएगा। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मतलब ग्रेविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिसकी वजह से वो स्केप कर जाएगा। तो वो स्केप आउट हो जाएगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको इतनी ज़्यादा नहीं उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो लेकिन अगर हम लोग स्पीड को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारे पास जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव ऑन करे, तो वो कंटिन्यूसली वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं क्योंकि इसमें सर्कल में मूव करवाने के लिए ना उसको लीस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बेसिकली बता, तो हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं कि इस सर्कल में मूव करने के लिए आपको उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, या उसकी कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ। तो वो हम लोग लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी या लीस्ट अमाउंट ऑफ कह लें वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कि एटलीस्ट वो मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, या अर्थ के अराउंड या किसी भी अनदर प्लैनेट्स के अराउंड जो रिवॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे जो उसको रिक्वायर्ड होती है मिनिमम वेलोसिटी, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। मतलब उस वेलोसिटी से अगर कम होगी तो हमारे पास वो ज़मीन के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो एलिप्टिकल पाथ होने की वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से ग्रेविटी से ही एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम मतलब दरमियान वाली कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर या उस मिनिमम वेलोसिटी को जो उसको सस्टेन करवाने के लिए ज़रूरी होती है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहे, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसका फॉर्मूला क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उस चीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए वो एक सिचुएशन बता रहा है जिसमें वो डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर करेगा। कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, ये फिगर है, सैटेलाइट है जिसमें पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जो है ना एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह इस सर्कल में मूव कर रहा है, सपोज करेंगे उसकी जो स्पीड है वो इनिशियली उसकी हम वेलोसिटी है उसको v नॉट से लिख लेंगे, इस वेलोसिटी के साथ वो सर्कल में मूव कर रहा है। अब ज़मीन के सेंटर से इस हाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ। अच्छा, अब इसमें ना ये स्मॉल आर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें क्या है, इसका ज़मीन से यहाँ तक का रेडियस भी शामिल है, और जितनी आगे फर्दर ज़मीन के सरफेस से यहाँ तक की एज है, हाइट है, ये भी शामिल है। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो हमारे पास इस सर्कल का डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से यहाँ तक है, तो इसमें अर्थ का रेडियस भी होगा और प्लस इसकी जो ज़मीन के सरफेस से यहाँ तक की हाइट है ये भी है। तो टोटल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो या सैटेलाइट जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v नॉट के साथ। तो अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करे तो उसके ऊपर कोई ना कोई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है v²/r। अब मैं यहाँ पे सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है उसको किससे प्रेजेंट करी हूँ, उसको v नॉट से करी हूँ, तो v² डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन या सेंटर वो मूव क्यों कर रहा है, सर्कल में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, इसलिए वो उसको एस्केप नहीं करने दे रही। तो ये ग्रेविटी की वजह से है, तो इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ग्रेविटी की वजह से हम देखेंगे फोर्स, तो एक्सेलरेशन की बजाय आप वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, जब हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी ली थी तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे क्या लिया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। अब यहाँ पे भी हम अगर ये बात करें, वो कॉन्टिन्यूसली सर्कल में क्यों मूव करता रहता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसको ग्रेविटी की फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इसलिए एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाएगा, या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो उसको आप एक ही जगह जी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पीछे r डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v²=gr। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तो v नॉट की वैल्यू जो है इनिशियल जो उसकी मिनिमम वेलोसिटी है उसको इक्वल टू आ जाएगा √gr के। ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इससे पहले ना हम लोगों ने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, फार्मूला निकाला था डिपेंडेंस के लिए कि वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमने निकाला था कि मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है और सेंटर से रेडियस के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
ये जब हमने वैल्यू ऑफ जी निकाली थी ना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो हमने वहाँ पे जी का फार्मूला निकाला था, जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, मतलब दिस वन, ये वाला फार्मूला था। ये बेसिकली आर जो होता है वो सेंटर से डिस्टेंस, तो उसी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के फार्मूले को मैंने जो पीछे ड्राइव किया था उसको यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। तो बच्चों ये कैपिटल जी है, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये हमारे पास आर जो है वो सैटेलाइट का डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से। अब ये हमारे पास अगर वैल्यू को देखा जाए, हमारे पास अगर ये वी नॉट की हमने वेलोसिटी निकाली थी, तो हमारे पास इस वैल्यू को बेसिकली यहाँ पे स्मॉल जी की जगह पुट किया हुआ है। स्मॉल जी की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। और ऑलरेडी एक ऊपर तो हमारे पास ऑलरेडी आर था जो इसके साथ जी के साथ था, तो ये आर स्मॉल ऊपर ही रहेगा और ये अंडर रूट में है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अंडर रूट में। अब नीचे आर का स्क्वायर है, ऊपर सिंपल आ रहा है, तो एक आर से खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम ओवर आर। तो ये फार्मूला यहाँ से जब स्मॉल जी की वैल्यू के इस फार्मूले पुट ऑन किया वहाँ से फाइंड आउट हुआ हुआ है। तो इस फार्मूले से हमें पता क्या चला कि हमारे पास सैटेलाइट की वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। कहते हैं वो डिपेंड करता है कितनी उसकी ज़्यादा या कम होनी चाहिए। पहली बात वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अर्थ का मास कितना है। दूसरी बात वो ज़मीन से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा पास आते जाएंगे ऑर्बिटल स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर और मास ऑफ अर्थ के ऊपर। मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, बेसिकली ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होगा, अर्थ का मास तो कांस्टेंट है। चेंज डिपेंड किसके ऊपर करेगा, बेसिकली डिस्टेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा अवे जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जो सेटेलाइट के मूव करने की वेलोसिटी है वो कम से कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा पास आते जाएंगे तो सेटेलाइट की मूव करने की ऑर्बिटल जो स्पीड है वो हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द लार्जर बॉडी। अब यहाँ पे लार्जर बॉडी तो बच्चे ऑफ कोर्स अर्थ है ना, तो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगी। सेटेलाइट का मास तो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। और दूसरा वो डिपेंड करती है सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या लार्जर बॉडी के ऊपर, तो वो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं जो इक्वेशन है बेसिकली 15.8 ही हमें बता क्या रही है कि सेटेलाइट जितना ज़्यादा हमारे पास नज़दीक होगा सेंटर के या उस पर्टिकुलर अर्थ के, तो हमारे पास वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगा। इसी तरह से अगर वो अभी होता जाएगा तो वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने इस पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट है, मैं एक इससे ऑर्बिट कम कर देती हूँ, मतलब स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर करी, तो यहाँ पे जो इसके सेटेलाइट के मूव करने की वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्पीड के साथ इस सर्कल में मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको हाई कर देती हूँ, अल्टीट्यूड बढ़ा देती हूँ, तो इस सर्कल में उसकी जो स्पीड है मूव करने की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अवे जाता जा रहा है। तो जितना दूर जाएगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्पीड क्या होती जाएगी, कम होगी, और जितना वो फास्ट होगा उतना वो ज़्यादा फास्ट होगा। अच्छा, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास एमसीक्यू में भी आ जाता है कि जितना वो क्लोजर होगा ऑर्बिटिंग बॉडी के या अर्थ के, तो उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना वो अवे चला जाएगा उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड। आगे इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर की जगह हमने स्मॉल आर टोटल हमारे पास डिस्टेंस है ना, उसमें अर्थ का रेडियस भी शामिल था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच भी शामिल था। तो सिंपली इसी फार्मूले को हमने इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लिख दिया हुआ कि स्मॉल आर में हमारे पास अर्थ का रेडियस भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली क्यों कुछ ऑर्बिट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं, तो उसके लिए वो एक अलग से यहाँ से बात हो रही है। कहते हैं हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाते हैं तो स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहते हैं जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो सैटेलाइट्स है ना, वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है ना वो कितने घंटों में पूरा करता है, 24 आवर्स में। तो उनको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि ज़मीन भी अपने गिर जो है ना वो पूरा एक चक्कर किस में करती है, 24 आवर्स में करती है, तो उसको सैटेलाइट जो है वो स्टेशनरी ही फील होता है, मतलब उसको फील ही नहीं हो रहा होता कि वो मूव कर रहा है। तो इसलिए उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं और उन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ये फर्दर हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो उनको डिटेल में देखेंगे। जियो स्टेशनरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका हिंट दे रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होंगे जिनमें सैटेलाइट्स जो है ना वो अपना पूरा एक सर्कल जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, और ज़मीन भी अपने गिर्द राउंड जो है वो हम लोग कहते हैं ना, ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, वो जो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट चक्कर करती है। तो अब अगर इसका भी 24 है और जो सेटेलाइट है वो भी 24 आवर में चक्कर पूरा कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो उन सैटेलाइट्स को स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोला जाता है। तो ये आज का टॉपिक था जो बेसिकली हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड था। ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखा, इसका फार्मूला फाइंड आउट किया एंड सो ऑन, ठीक है। ये किन पैरामीटर्स के किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हाइट के लिहाज से ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी तो इंक्रीज होगी उसकी, ठीक है।
अच्छा, ये थर्ड आपका कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, हाउ डू इंजीनियर्स कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फायर सैटेलाइट टू प्लेस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो वो स्पेसिफिक ऑर्बिट के लिए आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का बेसिकली इसमें टॉपिक आ जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिंग द ऑर्बिटल पैरामीटर्स नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल सैटेलाइट टू लॉन्च। उसको लॉन्च करवाने के लिए पर्टिकुलर क्या लें स्टेप्स क्या होते हैं, वो हमने देखा था रॉकेट के जरिए आप उसको लॉन्च करवाते हैं। पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा होगा तो वो एलिप्टिकल हो जाएगा, अगर कम होगा तो वो ज़मीन के ऊपर क्लैप्स कर जाएगा। तो ये सारा आज का टॉपिक जो है वो इसके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद इससे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।